नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो हमारा मौजू है, एजेंडा है या लेक्चर है, वो जी अजीज़ तुलबा इकराम फिज़िक्स के बारे में है। और इसके अलावा इसमें आपको थोड़ा सा कोरिलेशन समझाई जाएगी। तुलबा जो है वो मुख्तलफ दिमागी लेवल्स की होती हैं, उनका दिमागी लेवल डिफरेंट होता है। तो उसके हिसाब से उनको तैयारी के लिए किस तरीके से वो तैयारी करेंगे, आज के टॉपिक में ये समझाया जाएगा। और एकेडमी में उनको कैसे काउंसलिंग करके उनको समझाया जाता है, उसके बारे में ये लेक्चर जो है अपलोड किया जा रहा है रिकॉर्ड करने के बाद। तो अब देखते हैं कि सबसे पहले हम जो है क्लास ये नाइन्थ क्लास के बारे में देखते हैं कि क्लास नाइन्थ की फिजिक्स जो है, इसमें जो हमारे पास फहरिस्त है उसमें कौन कौन से चैप्टर जो है हमें पढ़ने पड़ेंगे। बाब वन। तो ये स्पॉटलाइट ले लें जरा। फहरिस्त। बाब वन, तबई मकदारें और पैमाइश। बाब दो, कायनात काइनेमेटिक्स। काइनेमैटिक्स। बाब थ्री, डायनामिक्स, फोर्सेस का घुमाने का असर। बाब फाइव, ग्रेविटेशन। बाब सिक्स, वर्क और एनर्जी। बाब सेवन, मादा की खसूसियात। बाब एट, मादा की हरारती खसूसियात। बाब नाइन, इंतकाल हरारत। जी, तो ये अभी हमने फहरिस्त देखी है। इसमें 9 चैप्टर हैं जो फिजिक्स के रेलिवेंट हैं, जो हमने पढ़ने हैं। तो अब हम फिजिक्स के यूनिट 1 की तरफ आते हैं और देखते हैं कि तुलबा को ये यूनिट 1 पढ़ने के क्या मकासद हैं, कि एग्जामिनर या गवर्नमेंट क्या चाहती है कि तुलबा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद किस काबिल हो जाए। जी, तो अब देखते हैं जी, ये अभी एसएलओ की रीडिंग करेंगे अजीज तुलबा इकराम में से एक तालिब इल्म। यूनिट नंबर वन, तबई मकदारें और पैमाइश। फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट। तुलबा के आलमी महासल नताइज। इल्मी। इल्मी महासल नताइज। इस यूनिट की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि साइंस, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी में फिजिक्स का अहम किरदार बयान कर सकें। मसालों से जी, अब ये देखें कि नाइन्थ क्लास में तालब इल्म साइंस के बारे में बेसिक जो चीजें होती हैं, बुनियादी चीजें होती हैं, उसके बारे में समझना है कि साइंस है क्या, टेक्नोलॉजी क्या है। ठीक है ना। साइंस के बारे में अगर देखा जाए तो अल्लाह ताला की तरफ से कुरान पाक में भी हुक्म है। अगर आप जानते हो को थोड़ा बहुत तर्जमे के साथ कुरान पाक को पढ़ा हो, कि बगौर मुशाहिदे का हुक्म दिया गया है कि अपने इर्द गिर्द गौर से मुशाहिदा करें। और तो साइंस कह लें कि उसी आयत की बुनियाद पर यह है जिसका मैं मफहूम बता रहा हूँ, कि साइंस जो है वो अपने इर्द गिर्द होने वाले जो अवामिल हैं, इंसान के जो इर्द गिर्द होने वाले इवामल हैं, उनका बगौर मुशाहिदा करना है। जैसे कि कुरान पाक में जो है जिसका मफहूम बनता है कि दिन रात के बदल कराने में, ठीक है ना, अहले अकल के लिए निशानियां हैं, यानी कि गौर व फिक्र करने का हुक्म है कि सूरज सुबह को निकलता है, शाम को गुरूब होता है, दिन का टाइम जो है, रात का टाइम, हर चीज अपने मुकर्रर वक्त पर आती है। तो इसके बारे में आपने सोचना है कि क्या है। आपने सूरज के बारे में पढ़ना है, सूरज के फायदे पढ़ने हैं। फिर जो है जमीन के बारे में पढ़ना है इसमें। फिर जो है साइंस जो है, आप तरक्की करते हुए क्या क्या चीजें आ गई। दूसरा जो वर्ड है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में क्या है जी आपके पास। अब देखिए ना कि पहले जो अरसा है, दराज हम पीछे चले जाएं, तो क्या था जी, ना मोबाइल था, टेलीफोन भी नहीं थे, लोगों के लिए कन्वीनियंस भी नहीं थी। पैदल लोग सफर करते थे, लोग एक जगह से दूसरी जगह पैदल आते जाते थे। ठीक है ना। इवन के जहाँ पर हज और उम्रा के लिए जाते थे पैदल, तो कई कई साल लग जाते थे पैदल जाना और पैदल वापस आना। ठीक है ना। लेकिन अब टेक्नोलॉजी आ चुकी है, हर चीज में जिद्दत आ गई है। पहले गाड़ियां वगैरह आई, वो टायर कह लेंगे, टायर वगैरह बने, इस तरह की चीजें आई।
और आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते हुए इंसान जो है, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। अशरफुल मखलूकात क्यों कहा जाता है जी? क्योंकि इंसान को सोचने समझने की सलाहियत दी है। इसके अलावा जितने भी जानवर हैं, इंसानों के अलावा जितने भी जिंदा चीजें हैं, कह लें कि जानदार चीजें हैं, किसी को भी सोचने समझने की सलाहियत नहीं दी, इंसानों को दी है। तो इंसानों ने उसी सोच बूझ को जो है बरोए कार ला के टेक्नोलॉजी का इजाद किया है, जिसमें आपके पास इस वक्त जो है दौरे हाजिर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। आप मीलों दूर, लाखों मीलों दूर कह लें कि भी आप सफर करते हैं, जाके हवा में खला में आपने सियारे छोड़े हुए हैं। तो ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी की हैं। और फिर उसके बाद आ जाता है और सोसाइटी में फिजिक्स का अहम किरदार। अब देखिए कि साइंस की मजीद ब्रांचेज हैं, क्योंकि साइंस एक बहुत वसी, बहुत ज्यादा वसी टॉपिक है। तो इसकी मजीद ब्रांचेस कर दी हैं तुलबा की आसानी के लिए, कि कुछ चीज़ों को अलहदा कर दिया है, फिजिक्स के नाम से ब्रांच बना दी है। अब फिजिक्स की आगे मजीद ब्रांचेस होंगी जो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जब आप उन चैप्टर में फिजिक्स की मजीद ब्रांचेस पढ़ेंगे तो आपको फिजिक्स के बारे में, जो इसके किरदार है उसके बारे में पता चलेगा। जी, उसके नेक्स्ट चलते हैं हम। अब दूसरा जो एसएलओ है जी, जो हमारा तालिब इल्मों को ये सबक पढ़ाने का, ये चैप्टर पढ़ाने का मकसद है, वो क्या है जी? कि मिसालों से वाजिया कर सकें कि साइंस की बुनियाद अददी मकदारों और यूनिट्स पर मुश्तमल तभी मकदारों पर है। जी, इसमें देखें जी, आप आपकी दूसरी जो चीज़ है वो मिकदारों के बारे में है और यूनिट्स के बारे में है। मिकदार आपकी क्वांटिटी को कहा जाता है मैथमेटिक्स में, जो आप एक दो तीन चार पाँच छः कहते हैं, ठीक है ना? तो आप उसके अलावा जो यूनिट है वो क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में मैं एक छोटा सा लतीफ़ा तुलबा को सुनाता हूँ। कि जी अब देखें ना कि आप दुकान पर जाते हैं और कहते हैं जी हमें 5 चीनी दे दें, तो उसको क्या पता चलेगा कि 5 किलो कह रही हैं कि 5 ग्राम कह रही हैं? तो आपको किलो या ग्राम कहना पड़ेगा साथ, कि 5 किलोग्राम या 5 ग्राम या 5 मन या 5 थैले। तो सिर्फ गिनती से आपका बात क्लियर नहीं होगी, इसलिए यूनिट जो है वो खास जो आपकी मकदार है उसको बयान करती हैं। और हर चीज का यूनिट मुख्तलिफ होता है। अब दूसरा यूनिट देख लें तो टाइम है, इसमें वो हम डिटेल से पढ़ेंगे, अभी सिर्फ मैं एग्जाम्पल में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कि दूसरा यूनिट वक्त को देख लें। आप ये तो नहीं कह सकते कि जी 5 मीटर और 10 अपने के नाम है सेंटीमीटर हो गया टाइम। तो उसका अलहदा यूनिट है, यानी कि हर मकदार का यूनिट अलहदा है। तो आप पढ़ेंगे इसमें बुनियादी मकदारें क्या कौन सी हैं और बुनियादी मकदारों के यूनिट्स कौन से हैं। जी, उसके बाद नेक्स्ट जो एसएलओ है कि बुनियादी मकदारों और मखूज मकदारों के मबैन फ़र्क कर सकें। अब जी यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजी बुनियादी मकदारों के बारे में मैंने समझा दिया है थोड़ा सा। अब मखूज मकदारों के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। मखूज लफ्ज जो है ना, ये अखज से निकला है। अखज को अगर इंग्लिश में देखें तो इसको कहा जाएगा कि डिराइव्ड, खींचना, निकालना, एक लफ्ज से दूसरा लफ्ज बनाना। जिसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को ये इस तरीके से समझा सकता हूँ कि जैसे आपने इंग्लिश में एक वर्ड जो पढ़ा हुआ है छोटी क्लासों में, प्ले। प्ले का मतलब होता है खेलना। अब प्ले से आप क्या करते हैं, ई आर लगाते हैं तो बन जाता है प्लेयर। प्लेयर जो है वो खेलने वाला होता है। अब जैसे प्लेयर वर्ड प्ले से निकला है, अखज किया गया है, ड्राइव किया गया है, इसी तरह आपकी कुछ मकदारें जो हैं वो बुनियादी मकदारों से ड्राइव की जाती हैं, अखज की जाती हैं, उनको मखूज मकदारें कहा जाता है। ठीक है ना? अब इसके बारे में डिटेल से हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अभी हमारा जो इस चैप्टर में हमने पढ़ना है उसके बारे में समझने हैं। जी, जी नेक्स्ट है जी सिस्टम इंटरनेशनल के बुनियाद को कहा जाता था बार्टर सिस्टम। BARTERSYSTEM, बार्टर सिस्टम। क्या होता था जी? वो एक इंसान जो है वो काश्तकारी करता था, वो गंदम वगैरह उगाता था। तो दूसरा जो है वो कह लें कि जैसे कारपेंटर है, बढ़ई, वो जो है कुल्हाड़ी वगैरह या इस तरह की चीजें बनाता है, ठीक है ना? तो वो क्या करता था कि जी उससे गंदम ले ली और उसको वो चीज बना के दे दी, उसके इस्तेमाल की।
तो पैसों वाला सिस्टम नहीं था, और वो क्या होता था कि इतनी चीज दे दें इतनी ले लें, ये वाली चीज जिसकी जो जरूरत होती थी वो उसके मुतबादल जो चीज वो मेहनत करके उगाता था या बनाता था, तो वो उसको एक दूसरे से बदल लेते थे, तब्दील कर लेते थे। लेकिन जैसे जैसे जिद्दत आती गई, अब सिस्टम यहाँ तक आ गया कि हमें इंटरनेशनल लेवल पर भी एक दूसरे मुल्कों की आपस में तजारत शुरू हो गई है। अब ई कॉमर्स आ चुकी है, इधर मोबाइल से बैठे ऑनलाइन आप अब्रोड से, अमेरिका से, यूरोप से, कहीं से भी मोबाइल से बैठे आप चीज खरीद सकते हैं। वो हफ्ते में 10 दिन में वो जी बदरिया शिप आपके पास पहुंच जाएगी, पैसे आपको ऑनलाइन पे करने पड़ेंगे। तो अब ये हालात है। तो वो इसी तरह करेंसी का है, और इसी तरह जो थोड़ा सा इस चीज को समझें कि जो यूनिट थे, अब आपके पास जैसे मीटर का यूनिट है, अब सॉरी मीटर यूनिट है, लेंथ का, लंबाई का यूनिट है। तो इसमें आप देखें कि जो लंबाई का यूनिट है वो किस ब्याह पे उसकी वो मकदारें कौन सी होंगी, किस तरीके से वो एक दूसरे के साथ लेन देन करेंगे, क्योंकि बार्टर सिस्टम तो खत्म होने को था। तो अब वो क्या किया गया कि बकायदा एक मीटर रेट डिसाइड किया गया कि इतनी लेंथ जो होगी वो मीटर होगा, 1 मीटर होगा, और इतना जो वजन होगा, वो इतना जो मैस होगा वो ग्राम हो किलोग्राम होगा, और इतनी वो जो आपका टाइम जो है, इतना जो पल्स होंगे वो सेकंड होगा, 60 सेकंड का 1 मिनट बनेगा। ये बकायदा वो साइंसदानों ने डिसाइड किया है। और इस डिसीजन के तरीकाकार को आप क्या कहते हैं जी, सिस्टम इंटरनेशनल। तो इसके बारे में हम मजीद डिटेल से इसके बारे में रीडिंग के साथ करेंगे, क्योंकि अभी मैं आपको बेसिक कंसेप्ट दे रहा हूं जी। नेक्स्ट आ गया बुनियादी और माखूज यूनिट के प्रीफिक्सेस की अलामात और उनसे मुतल्लक मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स को एक दूसरे से बदल सकेंगे जी। अब इसको देखते हैं, ये मैं थोड़ा सा आपको ना उसी टॉपिक की तरफ ले जाऊं, ताकि आपका थोड़ा सा समझाते हुए सामने चीज नजर आ रही हो तो समझने में आसानी होगी जी। साइंटिफिक नोटेशन, ये यूनिट वगैरह के हैं, ये सारे रीडिंग में दोबारा से होंगे, तो उसमें आपका राइटिंग टेस्ट भी साथ हो जाएगा। जब तालिब इल्म रीडिंग करेंगे तो तालिब इल्म काफ़ी टर्मिनोलॉजी के बारे में सही तरीके से नहीं पढ़ सकते, तो उन्हीं के बारे में हम समझाएंगे बाद में। और जो तालिब इल्म पढ़ सकते हैं वो देखें वो कौन सा लफ्ज़ तालिब इल्म गलत पढ़ रहा है, वो जब यूट्यूब पे वीडियो देख रहा होगा तो वो उन अल्फाज को वो लिखे, उनका राइटिंग टेस्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद जब हम नेक्स्ट लेक्चर देंगे, उन्हीं वर्ड्स के जो है मीनिंग वगैरह और उनके कंसेप्ट वगैरह दिए जाएंगे। तो वो लफ्ज पहले लिखे होंगे तो उनके मीनिंग वगैरह उनको समझा दिए जाएंगे जी। जी, ये थोड़े से बने हुए हैं ये साइंटिफिक नोटेशन, और इससे पहले प्रीफिक्स। सबसे पहले हम साइंटिफिक नोटेशन को समझते हैं, फिर कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर होगा। अब देखें कि बाद दफा ये होता है कि वैल्यूज बहुत लेंथी होती हैं। अब ये देखेंगे 0.000000081 मीटर, ठीक है ना। तो आप इतनी वैल्यूज को आपको लिखने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, और बार दफा ये होगा कि आप जब मैथमेटिकली इसको सोल्व कर रहे होंगे तो आपसे गलती हो जाएगी, एक आधा जीरो मिस हो जाएगा। तो साइंसदानों ने क्या किया, इस तुलबा की आसानी के लिए और अपनी आसानी के लिए क्या किया, इसके लिए उन्होंने इन्वेंट किया साइंटिफिक नोटेशन का सिस्टम। उसमें उन्होंने क्या किया कि जितने जीरो होंगे उसको वो 10 की पावर मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, इसको इसलिए मल्टीपल्स कहा जाता है। अब जितने जीरो होंगे उतनी उसकी पावर लिख दी जाएगी 10 के ऊपर, ठीक है ना। तो अब ये थोड़ा सा कंसेप्ट आपका जो मजीद डिटेल के साथ आपको समझा दिया जाएगा कि कैसे, ये जब हम साइंटिफिक नोटेशन को पढ़ेंगे उस वक्त डिटेल से समझा दिया जाएगा। अब क्या होगा, अब ये 10 की पावर -6 जो है, इसको अब क्या किया गया है, इसको नाम दे दिया गया है। अब यहाँ पर देखते हैं 10 पावर -6 है जो ये देखें, इसको नाम दे दिया गया है माइक्रो का। अब माइक्रो जो है, जब आप लफ्ज को बोलेंगे उससे पहले लिखा जाता है। जैसे ये लिखा हुआ है 20, ये ग्राम किलो के बारे में, किलो का जो है वो 1000 को कहा जाता है, 1000 को किलो कहा जाता है, और उसकी 10 पावर +3 होती है। अब ये देखें कि 20 और 3 जीरो है, 3 जीरो की जगह हमने क्या किया, 10 की पावर 3 लगा दिया। अब 10 की पावर 3 की जगह हमने क्या किया, यहाँ पर आकर के लगा दिया। क्या होगा कि हम इसको तब्दील करेंगे कि ये 10 की पावर 3 होगी तो किलो लिख लेंगे,
अगर किलो है तो 10 की पावर 3 लिख सकती हैं। ये डिटेल से समझाया जाएगा बाद में। लेकिन यहाँ पर ये वर्ड आप जो है प्री फिक्स, इसको समझें। फिक्स का मतलब होता है लगाना, जोड़ना, फिक्स कर देना किसी चीज के साथ। और प्री का मतलब होता है पहले। अब ये देखें कि ये यूनिट जो है, असल यूनिट है वो है ग्राम। असल यूनिट जो है वो कौन सा है, ग्राम। उससे पहले क्या लगा दिया गया है कि, तो ये हो गया 20 किलोग्राम। अब ग्राम से पहले ये यूनिट लगाया है, इसलिए इसको क्या कहा गया, प्री फिक्स, कि उससे पहले फिक्स किया गया है, उससे पहले लगाया गया है यूनिट से, ठीक है ना। इसलिए इनको प्री फिक्स कहा जाता है। बाकी मजीद डिटेल से हम इसको नेक्स्ट पढ़ेंगे। जी जी, नेक्स्ट ऐसा लो है जी, सब मल्टीपल्स के बारे में कंसेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद पैमाइश और असाबी अमल के जवाबात साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकें। जी, अब नेक्स्ट जो है जी, पैमाइश और असाबी अमल के जवाबात साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकें। जी, जब आप साइंटिफिक नोटेशन समझ लेंगे और प्रीफिक्सेस वगैरह को समझ लेंगे तो पैमाइश जो है और मैथमेटिक्स का आप आसानी से लिख सकेंगे। जब वो दोनों चीजें समझ आ जाएंगी तो वो फिर आपको लिखना भी साथ ही आ जाएगा। तो जी नेक्स्ट एसएलओ की तरफ चलते हैं कि तालिब इल्म क्या है जी, लंबाई की पैमाइश से मुतल्लक वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज का इस्तेमाल के इस्तेमाल का तरीकाकार बयान कर सकेंगे। जी, तो अब अजीज तुलबा कराम, आप बड़ी क्लासों में आ चुके हैं, 9th क्लास में हैं। जी तो अजीज तुलबा, अब आप को कहा बताया जा रहा था कि अहमियत समझाई जा रही थी कि अब आप बड़ी क्लासेस में आ चुके हैं। तो आपको पैमाइश के बारे में अभी तक आपने जो इंस्ट्रूमेंट्स या आलात इस्तेमाल किए हैं, वो आपके पास स्केल है या आपने मीटर राड देखा होगा, या गज वाला जो है जो कह लें कि कपड़े की पैमाइश के लिए जो कपड़े वगैरह सेल करते हैं, क्लोथ वगैरह वो इस्तेमाल करते हैं, वो देखा होगा। लेकिन अब आप इस जमात में जो दो अहम देखेंगे पैमाइश के आलात, वो आपके पास है जी, वर्नियर कैलिपर। जी जी, ये वर्नियर कैलिपर की शेप है या कह लें कि डायाग्राम है। तो इसमें आप देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें, इसको डिटेल से पढ़ेंगे। और फिर इसमें जो प्रॉब्लम्स वगैरह आते हैं आपकी मेजरमेंट के, वो आपने इसमें डिटेल से पढ़ने हैं कि। उसके अलावा आपके पास जो है वो सक्रिय गेज के अलावा कौन सा है जी, सक्रिय गेज आ जाता है वर्नियर कैलिपर के अलावा। ये जी वर्नियर कैलिपर है, उसके वो डायग्राम को बकायदा लेबल किया गया है। तो तालिब इलम ये क्या करते हैं जी, वो रट्टा वगैरह लगा के ये क्रैमिंग करके लिख आते हैं, लेकिन डायग्राम वगैरह नहीं बनाते। तो आपने ये डायग्राम लाजमी याद करनी है, और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इसको बना कर आए, ड्रा करके आए पेपर में अगर ये सवाल आए। और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है दोनों। जी, उसके अलावा बाकी भी सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इसकी ज़्यादा अहमियत है इन दोनों की। और इसके बाकी टॉपिक्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। जी, तो नेक्स्ट जो हमारे पास मेजर करने के लिए ये बीम बैलेंस है, ये भी तालिब इल्मों ने छोड़ देखी होंगी जी। उसके अलावा ये फिजिकल बैलेंस है, ये भी तालिब इल्म कुछ बच्चे जो है प्रैक्टिकली देख चुके होंगे। जब आप कहते हैं कि बड़ी शॉप्स वगैरह पे जाएं, यहाँ पर गोल्ड वगैरह खरीदने जाते हैं, तो वहाँ पर देखा होगा जी। तो उसके अलावा ये लेबॉर्ट्री में मौजूद हिफाजती आलात, जो आपकी 9th क्लास में जब आप लेबॉर्ट्री में जाएंगे तो वहाँ पर ज़ाहिर है कोई डेंजरस चीज़ें पड़ी होती हैं, तो वो फिर उनको आग वगैरह लगने का खतरा होता है। जब आपने प्रैक्टिकल करना होता है तो वहाँ पर वो हिफाजती आलात के बारे में भी आपको इल्म होना चाहिए कि कोई भी वहाँ पर अचानक से कोई मसला बनता है तो आप उसका इस्तेमाल जान सकते जानते हो। जी, उसके बाद ये लीवर बैलेंस है, ये भी आप आम शॉप जो किराना स्टोर या जनरल स्टोर है वहां पर देखते होंगे। लीवर बैलेंस के बारे में आपने पहले भी थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, तो इसका डिटेल हमने इसके जो असूलो जवाबत हैं, जो रूल्स हैं कि किस तरीके से इसमें मेजरमेंट करते हैं, वो हमने देखनी है। ये उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आ जाता है। सेम ये भी आपका मैथ का मेजर करने के लिए है, इसको भी आप डिटेल से देखेंगे। जी, उसके बाद आपके पास स्टॉप वॉच आ जाती है। स्टॉप वॉच में आप जो है टाइम वगैरह का जो सेकंड से भी छोटे यूनिट है उनके बारे में आपने
देखना है कि कैसे काउंट करेंगे। इसके लिए आपके पास मैकेनिकल और डिजिटल दोनों स्टॉप वॉच होती हैं, डिटेल से पढ़ेंगे। तो उसके बाद पैमाइशी सिलेंडर है, इसमें आपने लिक्विड की मेजरमेंट के बारे में देखना है कि कैसे मेजर करते हैं जी। यहाँ पर ये थोड़ा सा आया था वो तालिब इल्मों को क्लियर करने के, जो हम कह देते हैं किलोग्राम। तो किलोग्राम जो है वो कभी भी लिक्विड के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, वो आप उसका लीटर में कहेंगे। चाहे वो आपका मिल्क वगैरह जो आप खरीदने जाते हैं जी, हमारे यहाँ आम जुबान में उसको गलत लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, गलत यूनिट इस्तेमाल किया जाता है। हम कह देते हैं जी 1 किलो दूध लेने गए हैं दुकान पर के जी 1 किलो दूध देने, या 1 kg मिल्क नहीं। जो भी आपकी लिक्विड वाली चीज होगी उसको आप लीटर में मेजर करेंगे, उस वो वॉल्यूम में होती है इसलिए वो लीटर में आएगी। ठीक है ना उसका। अच्छा जी, उसके बाद इंफॉर्मेशन सिलेंडर कैसे इस्तेमाल करते हैं ये उसके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे जी। इस चैप्टर में जो है आपको SLO और ये थोड़ी सी चीज़ें समझा दी गई हैं जी।